स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के लिए मैथ की शानदार सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, आज की हम क्लास में अपने आबकारी कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे, एक्साइज कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे, उसके बेहतरीन क्वेश्चन शामिल करने वाला हूं। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो एक्साइज कांस्टेबल में क्वेश्चन आए थे उन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से बेहतरीन टाइमिंग के साथ उन्हें उड़ाना है। और इसके पहले की क्लास में हमने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, जो कि आपको मालूम होगा 60 से 65 नंबर की मैथ रीजनिंग होती है, तो वहां से जो भी अच्छे क्वेश्चन आपके लायक हो सकते थे मैंने उन्हें आपको सिखाने का प्रयास किया है। और उसी क्रम में आज एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी के जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुए थे, जो कि एप्टेक पैटर्न पर आधारित थे, तो एप्टेक किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सारे क्वेश्चन आज आप डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक तार को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक वृत्ताकार आकार में मोड़ा गया है, तार की लंबाई क्या है? इसमें एमपी कांस्टेबल लिखा है, आप लिख लेना कि ये सारे क्वेश्चन आज के आबकारी के हैं, जो अभी आबकारी के पेपर हुए थे उसके। तो आबकारी या एक्साइज कांस्टेबल आप लिख सकते हैं। तो तार की मतलब उसने हमें त्रिज्या बताई है और वृत्ताकार आकार में मोड़ा गया है, तो तार की लंबाई यही होगी, यही तार की लंबाई है। अगर मैं इसको मतलब वृत्त बनाता हूं तो ये क्या होगी, हमारी तार की लंबाई चारों तरफ। यानी हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे इसकी परिधि पूछ रहा है। ये इसका सेंटर होता है यानी केंद्र, केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या, और त्रिज्या उसने हमें बता दी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, सभी को मालूम है, 2 पाई आर। बस इस पर वैल्यू रखनी थी 2। पाई का मान होता है 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या दे रखी है 7। और बहुत से बच्चों को तो याद ही होगा, क्योंकि अगर आपने वृत्त के क्वेश्चन किए हैं तो आपने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या रख के उसकी परिधि भी निकाली होगी और उसका क्षेत्रफल भी निकाला होगा। तो कई बच्चों को तो याद ही होता है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके आबकारी में आया हुआ है ना। तो इसलिए जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं। चलिए, एक हौज सामान्य रूप से 9 घंटे में भरता है। रिसाव के कारण इसमें 1.5 घंटे यानी कि 1.5 घंटे अधिक समय लग जाता है। रिसाव पूरे हौज को खाली करने में कितना समय लेगा? तो पहले आपको मालूम करना है कि रिसाव की आखिर क्षमता क्या है। तो अगर टंकी को भरे तो 9 घंटे में टंकी भर रही थी, लेकिन अभी भी टंकी भर ही रही है, लेकिन अब टंकी को भरने में रिसाव के कारण 1.5 घंटे यानी कि 1.5 घंटे, 1.5 घंटे एक सही 1/2 घंटे क्या लग जाता है, अधिक। आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी 9 घंटे तो लग ही जाते हैं, साथ में 1.5 घंटे और यानी कि 10.5 घंटे लग जाते हैं। 10 सही 1/2 लिख सकते हैं आप इसे। और अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 घंटे आप लिख सकते हैं। अगर आप भिन्न बना लेंगे तो मेरे हिसाब से आप मतलब क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। तो 9 घंटे में भर रहे थे पहले और अभी भी भर ही रहे हैं, लेकिन अब इसमें रिसाव चालू हो गया है, तो अब भरने में लग रहा है 21/2 घंटे का समय। हमें एलसीएम लेना है। तो कभी भी चाहे वो कार्य समय का क्वेश्चन हो या फिर आपके नल टंकी का चाल समय दूरी का, इस तरीके से अगर आप उसे करते हैं और आपको एलसीएम लेने की स्थिति बनती है और एक जगह पूर्णांक एक जगह ये भिन्न वाली संख्या है, तो आपको सिर्फ एलसीएम ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का लेना है। यानी 9 और 21 का आपको एलसीएम लेना है, 2 की टेंशन नहीं लेना है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 63, यानी कि टंकी की जो कुल क्षमता है वो 63 है। आप 63 लीटर बोल सकते हैं, 63 बाल्टी पानी बोल सकते हैं, यानी उसमें 63 यूनिट पानी आता है इसमें टंकी में। अब अगर 9 के हिसाब से भर रहे हैं, मतलब 9 घंटे में भर रहे हैं, तो उसकी क्षमता क्या होगी, 9 से आपको भाग कराना है। 9 घंटे में 63 यूनिट पानी भरा है, तो 1 घंटे में कितना, 9 7 63, तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहे हैं या 7 यूनिट पानी भर रहे थे। अब दूसरी कंडीशन में जब रिसाव चालू हो गया है, तो अब आपको, अभी आपने 9 से 63 में भाग किया कि नहीं, 9 7 63, तो यहाँ पे आ गया 7। ये हमारी क्षमता होती है, ये क्षमता होती है। तो कार्य समय के क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करते हैं और नल टंकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही करते हैं।
21 से इसमें भाग कराना है। 21 तिया 63 और 3 दूनी 6। अब ये क्या मामला है, तो भाई हमें तो भाग ही करना है। अभी हमने 9 से 63 में किया था, 9 7 63। ठीक वैसे ही 63 में भाग करना है। भाग करना है कितने से, 21/2 से। 21/2 से इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप बटे में भी करके लिख सकते हैं। तो 63 जब भी भाग करना होता है तो भाग के बदले आ जाता है गुणा, और जिस भिन्न से भाग कराते हैं तो पलट देते हैं। 21/2 की जगह हो जाता है 2/21। 21 से कम, 21 तिया 63 और 3 दूनी 6। ये बात मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट सिखाता हूँ। आपको कभी भी ऐसी स्थिति बनती है, इससे तो आपको भाग करा देना है। तो 21 तिया 63 हो गया, उस 3 का गुणा इसके साथ करा देना है, क्योंकि ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, है ना। इस तरीके से 63 में जब 21/2 से भाग करोगे तो 6 आएगा। कैसे भाग होता है मैंने आपको बताया है। ये बात आप यही से कर सकते हैं। 21 तिया 63, 3 दूनी 6। अब यहां से समझो, पहले टंकी में 7 लीटर पानी आ रहा था, 7 लीटर, लेकिन अब रिसाव के कारण टंकी में सिर्फ 6 लीटर पानी ही पहुंच पा रहा है। यानी कि एक कहाँ गया, एक कहाँ गया, एक बह गया। एक बह गया, और किसके कारण बह गया, उस रिसाव के कारण। तो उस रिसाव के कारण बहने की क्षमता है 1 यूनिट। कितना बहाना है, कितना बहाना है, 63। उसने कहा ना कि पूरी टंकी को, रिसाव पूरे हौज को खाली करने में कितना समय लेगा। पूरे हौज की जो क्षमता है, पूरे हेज की जो हौज की कैपेसिटी है वो 63 है। 63 खाली करना है 1 के हिसाब से, तो 1 से भाग कराने पर 63 ही आएगा। यानी कि हमें लगेंगे 63 घंटे। यहाँ 9 घंटे 1.5 घंटे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 63 घंटे आएगा, घंटे में ही आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, इस तरीके से इसे करना है। चलिए, एक समकोण त्रिभुज की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। समकोण के सामने की भुजा की लंबाई क्या है। ये भी आपके आबकारी का ही क्वेश्चन है, आपको लिखते जाना है कि ये आबकारी का क्वेश्चन है। और ये समकोण का बढ़िया सा क्वेश्चन है, हमसे भुजा पूछी। ये होता है समकोण, हम सभी जानते हैं। यहाँ बनता है समकोण, 90 डिग्री एंगल जो होता है उसे समकोण कहते हैं। तो इसमें 2 भुजाएं दे रखी हैं, चाहे यहाँ इसको और इसको मान लो आप। तो अगर एक भुजा उसकी 12 है और दूसरी 16 है, तो यहाँ तीसरी भुजा हमसे पूछी है। उसने कहा ना समकोण के सामने की भुजा, ये हमारा समकोण है, इसके सामने की भुजा इसका कर्ण होती है, कर्ण। तो अगर ये भुजाएं आपस में कटती हैं तो आपको काट लेना है। जैसे 4 से जा रहा है, 4 तिया 12, 4 चौके 16। और अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ी है तो इतने में आपको याद आ ही जाएगा कि ये अगर 3 है, ये 4 है, तो यहाँ का रेशियो होगा 5। लेकिन 5 हमारा आंसर नहीं है। 3 की वैल्यू 12 है, 4 की वैल्यू 16 है ओरिजिनल। 3 का कितने गुना है, 4 गुना, 3 चौके 12, 4 चौके 16। तो वैल्यू हमारी भी जो होगी वो 4 गुना होगी, यानी 5 चौके 20 होगी, 5 चौके 20 होगी। तो हमारी जो तीसरी भुजा निकल के आई है वो 20 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने एग्जाम की तैयारी में टेप्लेट का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी है। यानी टेप्लेट से क्वेश्चन आना तय है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाएं, टेप्लेट से क्वेश्चन बनता ही है। तो टेप्लेट आपको याद करनी है। और अगर आपको टेप्लेट याद नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से क्लास बनाई है। तो एक बार जरूर देखें और क्लास को पूरा देखें, तो निश्चित तौर से आप टेप्लेट बनाना सीख जाएंगे और बहुत सी टेप्लेट वहीं के वहीं आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है ना, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। सब वैल्यू का अनुपात से 4 गुना है, तो मैंने 5 का भी 4 गुना कर दिया। आंसर है 20। चलिए, एक तालिका में कुछ छात्रों द्वारा एक महीने में पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या दिखती है। रिया ने 4 पुस्तकें, अनिल ने 6, मीना ने 5 और राज ने 3। प्रति छात्र औसतन, यानी औसत पूछा है हमसे, तो पहले हमें लिखना है कि भाई सभी ने कितनी पुस्तक पढ़ी है। 4 और 6 कितना हो गया, 10, 5, 15 और 3 18। 18 पुस्तकें पढ़ी हैं। तो 18 पुस्तकें पढ़ी हैं कितने बच्चों ने, तो बच्चे तो 4 ही हैं, रिया, अनिल, मीना और राज। यानी कि 4 छात्रों ने, 4 छात्रों ने कितनी पुस्तक पढ़ी है, 18। इस औसतन, औसत का मतलब क्या होता है, तो औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू। औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 पेन 50 रुपए के हैं, तो औसत मूल्य क्या हुआ, तो आपको बताना है एक पेन का मूल्य।
औसत मतलब होता है हर एक की वैल्यू। 5 पेन 50 के, तो एक पेन पड़ा 10 रुपए का, यही इसका औसत मूल्य है। बात समझ गए ना? तो 4 छात्रों ने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं? 18। तो हर एक छात्र ने कितनी पुस्तक पढ़ी है? ये इसका औसत होगा, औसतन। तो 18। और जब भी हम एक की वैल्यू निकालते हैं तो हमें कराना होता है भाग। 2 दूनी 4, 2 इनाम 18, और 9/2 मतलब 9 का आधा, यानी कि 4.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, औसत मतलब हर एक की वैल्यू याद रखना है। 10 पुरुष 30 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। कितने पुरुष हैं भाई? 10 पुरुष। कितने दिनों में काम को कर रहे हैं? 30 दिनों में। उसी काम को इसलिए लगाना है बराबर। 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की? तो पी फॉर पुरुष हो गया, पुरुषों की संख्या पूछी है, पी बना दो यहाँ पे। कितने दिन में काम कराना है? 25 दिन में। अब इस 25 का पक्षांतर करोगे, नीचे आएगा, यानी काटा पीटी होगी। और काटा पीटी आप यहीं के यहीं भी कर सकते हो, यानी 5 दूनी 10, पचम 25, 5 एकम 5 छक्का 30, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कितने पुरुषों की? तो 12 पुरुषों की। ठीक, चलिए। एक पिता और पुत्र की आयु में अब 24 वर्ष का अंतर है। कब? इस अब का मतलब क्या है? इस अब का मतलब है वर्तमान से। तो आयु वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको वर्तमान ठीक बीचों बीच ही लिख लेना है। ये वर्तमान की बात हो रही है। 5 वर्ष पहले, तो कहां से पहले और कहां से बाद? अगर मैं कह रहा हूं 5 वर्ष पहले, तो कब से 5 वर्ष पहले? तो याद रखना, वर्तमान से 5 वर्ष पहले। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं 5 वर्ष बाद, तो कहां से 5 वर्ष बाद? वर्तमान से 5 वर्ष बाद। तो ये पहले और बाद की गणना किसके आधार पर होती है? वर्तमान के आधार पर। यानी कहां से गणना होती है? वर्तमान से। यानी कि यहां से 5 वर्ष पहले, इसलिए मैंने देखो पहले, इसलिए मैं इसको पीछे लेके गया हूँ। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। यानी कि अगर ये फादर है, ये सन है, मतलब पिता और पुत्र, और पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष थी, तो पिता की आयु थी 3 वर्ष। ये इनके अनुपात है, 1 का 3 गुना। गुना वाले केस में आपको हमेशा बेस एक ही मानना है। यानी पुत्र की, उसने कहा ना कि पुत्र की आयु से 3 गुना। पुत्र की आयु 1 है, तो पिता की आयु 3 है। ठीक है ना? अब बात को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। जो आपके और पिता और आप और आपके पिताजी के बीच में जो गैप पहले था, बचपन में था, वही गैप तो बाद में रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आप अपने पिता से बड़े हो जाएंगे। तो आयु का जो अंतर एक बार क्रिएट हो जाता है, तो चाहे आप 5 साल बाद देखो, वर्तमान में देखो, या 5 साल पहले देखो, कभी भी देखो, उसका अंतर उतना ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने भाई से 2 साल बड़े हैं, तो आप 5 साल पहले भी उससे 2 साल बड़े थे, वर्तमान में भी आप 2 साल उससे बड़े हैं, और आने वाले समय में भी आप उससे 2 साल बड़े ही होंगे। कभी भी उसका अंतर बढ़ेगा और ना ही घटेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो उसने हमें अंतर दिया है, उनकी आयु में अब 24 वर्ष का अंतर है। तो अगर यहाँ 24 वर्ष का अंतर था, तो यहाँ भी 24 वर्ष का अंतर है। तो उनके हिसाब से आयु का जो अंतर है वह 24 वर्ष है। ये बात आपको समझनी होगी कि आयु का अंतर वर्तमान में पहले बाद हर जगह एक समान होता है। उनके हिसाब से दोनों में अंतर है 24 वर्ष का। अपने हिसाब से, ये अपना हिसाब होता है, अपने हिसाब से अंतर है 2 का। पिताजी 3 वर्ष के हैं, उनका बच्चा 1 वर्ष का है, तो अंतर 2 का हुआ कि नहीं? 2 का। हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए है अब पुत्र की आयु क्या है। अब मतलब हमसे वर्तमान आयु पूछा है, और वर्तमान आयु का हमारे पास कोई भी अनुपात नहीं है। यानी कि हमारे पास जहां के अनुपात है, हम वैल्यू वहीं की बता पाएंगे। तो हमारे पास अनुपात है 5 वर्ष पहले के। कोई बात नहीं, 5 वर्ष पहले की वैल्यू निकाल दो। तो 5 वर्ष पहले पुत्र जो था वह 1 वर्ष का था। चाहिए क्या? पुत्र की आयु, और पुत्र की आयु है 1। 2 से जाएगा अपना ये 12 बार, यहाँ आएगा 12, यानी कि पुत्र जो है वो 12 वर्ष का है। तो क्या 12 वर्ष हमारा आंसर है? सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पूछा है अब यानी वर्तमान में। तो ये सर कब की आयु निकल के आ गई है? तो उनका जो बेटा है वो आज से 5 साल पहले 12 वर्ष का था। अब कोई व्यक्ति आज से 5 वर्ष पहले 12 वर्ष का है, तो भाई किसी से भी पूछ लो, आप कोई भी बता देगा कि आज उसकी आयु 17 वर्ष है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल पहले 12 वर्ष का था, तो आज मतलब 12 का
प्लस 5 यानी टोटल कितने का हो गया 17 वर्ष का। तो उसकी वर्तमान आयु जो है वह है हमारी 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई ना। जैसे आप ही आज से 5 साल पहले 12 वर्ष के थे तो आज कितने के हैं, तो कोई भी बता देगा भाई 5 साल पहले 12 वर्ष के थे तो आज आप 17 वर्ष के हो। आज से 10 साल बाद कितने वर्ष के हो जाओगे, अरे भाई अभी 17 के हैं 10 साल बाद 27 के हो जाओगे। तो बहुत ही आसान सी बात हो गई। तो 5 साल पहले 12 वर्ष का था, अभी वर्तमान में 17 वर्ष का है और 17 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। आबकारी का क्वेश्चन है, ध्यान से आपको लिखना है। x x धन 2 x धन 4 और x धन 6 का औसत 33 है। x का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता था और मतलब कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक समान क्रम से बढ़ रही है, मतलब कि संख्याओं के बीच में जो गैप है वह समान है। x उसके बाद यहाँ देखो 2 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 2 बढ़े। तो जब गैप समान होता है तो ठीक बीचों बीच की संख्या ही औसत होती है, लेकिन इसमें तो हमें बीचों बीच की संख्या नहीं दिख रही है। और जब बीचों बीच की संख्या नहीं दिखती है तो हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को जोड़ के आप उसका औसत निकाल सकते हैं। यानी कि x और x धन 6 आप जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x धन 6 और इसके बटे हमेशा करना है 2, क्योंकि आपने कितनी संख्याएं ली है 2। अगर संख्याओं के बीच गैप बराबर है तो आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2 कर देना है, ये औसत आ जाएगा। और ये औसत हमें दे रखा है कितना है 35 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x धन 6 बराबर ये 35, ये जो 2 है पक्षांतर होकर वहां जाएगा, यहाँ फिलहाल भाग में है उससे जाके गुणा कराएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 70। तो 2x बराबर 70 धन का 6 साइड आएगा ऋण 6 हो जाएगा। तो यहाँ 70 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, सभी को मालूम है 64 आ जाएगा। और x बराबर 64 लिखना है यहाँ पे, और ये 2 आएगा अपना नीचे। 2x मतलब होता है 2 गुणा x। तो गुणा का जब भी पक्षांतर होता है गुणा वाली संख्या का तो वह भाग में जाती है, इसलिए 2 नीचे आ गया है। 2 से यहाँ पे आप काटोगे, आंसर आ जाएगा 32। हमसे क्या पूछा है, x का मान हमारा 32 है। ऐसे भी आप कर सकते थे और आप एक और तरीका है उससे भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्या कि भाई आप सभी को जोड़ लेते। अगर आपको औसत मालूम है, मतलब आपको इनका योगफल भी मालूम है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि औसत मतलब होता है हर एक की वैल्यू 35 है। औसत 35 है मतलब हर एक की वैल्यू 35 है, हर एक संख्या 35 है, ऐसा आपको बोल देना है। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4। जब एक संख्या का मान 35 है, क्योंकि औसत का मतलब होता है हर एक, तो ऐसी 4 संख्याएं, तो 4 संख्याओं का मान जो होगा वो 35 चौके कितना होता है 140, यानी हमें योगफल मिल गया। और हमारे हिसाब से योगफल कितना हो जाएगा, x धन 2 x धन 4 और यहाँ लिखेंगे सभी को जोड़ लेंगे x धन 6 बराबर सभी का योगफल हमने निकाल लिया 140। x x x x कितने x हो गए 4x बराबर 140। और ये 4 और 2 6, 4 2 6 और 6 12, धन के 12 इस साइड आएंगे, ऋण 12 हो जाएगा। तो 4x बराबर हो जाएगा 128। तो x बराबर क्या हो जाएगा 128 बटे 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इस तरीके से करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 32। तो 2 तरीके हो सकते थे, मैंने आपको दोनों बता दिए। 140 बात समझे कहाँ से आ गया है, औसत मतलब हर एक की वैल्यू, हर एक संख्या अगर 35 है और ऐसी 4 संख्या है तो 4 संख्या मिलकर 140 बनाएंगी। तो योगफल के हिसाब से कर लो आप, ठीक है ना। चलिए, डेटा सेट 45 50 60 70 और 80 की रेंज क्या है। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है परिसर। तो ये परिसर निकालते कैसे हैं, तो परिसर निकालना बहुत ही आसान होता है। जो भी डेटा आपको दिया है इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या छांटनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो गई 80, हो गई ना। और सबसे छोटी संख्या छांटनी है, तो इस डेटा में सबसे छोटी संख्या हो गई 45। और बस इनका लिख देना है आपको अंतर, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका 35। आंसर आ जाएगा आपका 35।
तो इतनी सी बात थी। रेंज मतलब परिसर। परिसर जब भी आपसे पूछे, कई बार पूछा है एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, जीडी का हो, एमटीएस का हो, या फिर आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें पूछ लेता है। तो कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है कि रेंज होता क्या है, परिसर होता क्या है। अब आप सीख गए आज, तो आप परिसर से फ्री हो गए हैं। सबसे बड़ी संख्या 80, सबसे छोटी संख्या 45। 80 में से 40 गया 40, 5 और गया तो 35। तो 35 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? चलिए, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए। तो इस टाइप के मैंने बहुत क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर आपने जीडी वाली सीरीज देखी होगी, जो कि लगभग 60 क्लास होती है, तो आपके मैथ का जो लेवल है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपग्रेड हुआ होगा, और बहुत अच्छा स्कोर आप मैथ वाले क्वेश्चन में कर पा रहे होंगे। तो जो बच्चे हमसे लगातार जुड़े हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अभी तक उनके आंसर आ भी गए होंगे। तो अगर आप आंसर करना चाहते हैं, करिए, और तब तक मैं पी लेता हूँ पानी। ठीक है ना? चलिए, तो एक परीक्षार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए। तो हमें यहाँ लिख लेना है कि यहाँ बीच में ये हमारे मतलब उत्तीर्ण होने के अंक हैं। इतने अंक अगर हम लाते हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर इससे कम लाते हैं तो हो जाएंगे फेल। तो एक विद्यार्थी है जो इससे कम अंक लाया है, यानी कितने प्रतिशत अंक लाया है? 35%। और 35% अंक लाने के बावजूद वह 12 अंकों से हो गया है फेल। 12 अंकों से क्या हो गया है? फेल। ये एक और है विद्यार्थी, यदि उसे नहीं, यही विद्यार्थी है, यदि उसे इसके स्थान पर 48% अंक प्राप्त होते, यानी अगर उसे 48% उसके बनते हैं, तो क्या होता है? तो उसे उत्तीर्ण अंकों से, ये हमारे उत्तीर्ण अंक हैं, हमें तो नहीं मालूम कितने हैं, उत्तीर्ण अंकों से 14 अंक अधिक मिलते। अगर इस लेवल पर आके कोई व्यक्ति पास होता है, तो जब इससे कम लाता है, यानी 35% लाया वो, तो वो 12 अंकों से फेल हो गया। बात समझ गए? यहाँ पे अगर उत्तीर्ण होते हैं और इससे अधिक अंक लाता है, तो वो 48% अंक लाया है, तो वह 14 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर आने के लिए जितने अंक चाहिए होते हैं, उससे भी 14 अंक एक्स्ट्रा लाता है। बोलो, इतनी बात समझ गए? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहां से लेके यहां तक आप गैप देख पा रहे होंगे परसेंटेज में, कि 35 से 48% तक पहुंचने में कितने प्रतिशत का गैप आया है? तो आप कहेंगे सर 13% का। लेकिन वही बात अगर आप वैल्यू में देख पा रहे होंगे, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक अगर अंक देखे जाए तो ये 12 अंक, और यहां से लेके यहां तक अंक देखे जाए 14 अंक, मतलब टोटल यहां से यहां तक का जो अंकों का फासला है वह 26 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 26 अंक कितने प्रतिशत की वैल्यू है? 13% की वैल्यू है। यानी उनके हिसाब से, सवाल के हिसाब से, अंकों का जो गैप है वह कितना है? 26। यहां से लेके यहां तक 48% तक का सफर। और परसेंटेज में देखा जाए तो 13 है, यानी 13% की वैल्यू 26 है। गुणा चाहिए क्या? तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आपसे पूर्णांक। अगर आपसे पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। तो सीधा आपको यहाँ पे लिख देना है 100% की वैल्यू आपको बता देनी है। 13 एकम 13 दूनी 26, 2 गुणा 100 करेंगे 200। यानी पेपर जो है वो टोटल कितने नंबर का था, उसके पूर्णांक क्या थे, तो आपको कह देना है 200। लेकिन आपसे पूछा है उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक यानी यहाँ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ की वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं आ पाएगी, तो हम निकाल लेंगे 35% की वैल्यू। यानी हमें 35% की वैल्यू निकाल लेना है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 35 दूनी 70। यानी कि जब उसे 70 अंक मिले थे, यहाँ इस स्थिति में 35% की वैल्यू क्या निकल के आई है? 70 अंक। जब उसे यहाँ 70 अंक मिले थे, तब वह 12 अंकों से फेल हो गया था। यानी 70 और 12 अंक और मिल जाते, टोटल मिल जाते उसको 82 अंक, और 82 अंक में हो जाता वह पास। जितने नंबर में पास होते हैं वही कहलाते हैं उत्तीर्ण अंक। यानी 82 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ ये क्या आ गया, अगर आपको 35 की वैल्यू नहीं निकालना है, तो अब 48% की वैल्यू निकाल लेना। तो 48 दूनी 96 आ जाएगा। 96 अंक लाया है, जिसमें 14 अंक एक्स्ट्रा है, तो 96 में से 14 निकाल दो,
तो वहां से भी आ जाएगा आपका 82, क्योंकि उस 96 अंक में 14 अंक एक्स्ट्रा शामिल है। हमसे पूछा है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो पास होने के लिए उसे 82 अंक चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए, एक मीनार के आधार से 60 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो जैसे मान के चलो ये आपकी मीनार है, यहाँ तरीके से बनाते हैं इसको, ये आपकी मीनार है और इस मीनार से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें दे रखी है, कितनी है? 60। ये मीनार की ऊंचाई है। जब आप इसे नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसे बोलते हैं उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है। यानी कि यहां से अगर यहां देख रहे हैं, यहां से यहां देख रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ एक काल्पनिक रेखा देखी जाए तो ये 60 डिग्री का यहाँ से कोण बनता है देखने पर। तो अगर ये 60 है तो यहाँ भी 60 ही बनता है, यानी आपको चाहे वो उन्नयन कोण बोले या अवनमन कोण बोले, आपके यहाँ पे जितनी डिग्री बोला है वो आपको यहीं लिख लेना है। और ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आधार आपको दिया है, ये हमारा आधार होता है, कोण का मान बताएगा, चाहे वो अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण हो, तो वो आपको लिख लेना है। अब आपसे पूछ रहा है ऊंचाई। ऊंचाई, तो ये जो ऊंचाई है ये इस त्रिभुज का लंब है। अब हमें वो वाला पेयर याद होना चाहिए जिसमें लंब और आधार की बात होती है। तो आपको कोड में याद होगा लक अक ला, ला लक अक ला। लक मतलब लंब बटे कर्ण, ये किसकी वैल्यू होती है? ये साइन थीटा की वैल्यू होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉस थीटा, तो साइन के बाद कॉस थीटा मतलब लक अक, अक मतलब आधार बटे कर्ण, और ला मतलब टेन थीटा, साइन कॉस टेन। टेन थीटा में लंब और आधार आ जाते हैं, और हमें भी लंब और आधार ही दिया है, यानी लंब हमें बताना है, आधार हमारे पास है, यानी हमें टेन और इस थीटा का मतलब कोण से है, तो कितने डिग्री का कोण है? 60 45 जो भी है आपको लिख लेना है, 60 डिग्री का, बराबर लंब बटे टेन थीटा का मान क्या है? ला, ला मतलब लंब बटे आधार, तो आधार हमें दिया है। अगर हमें आधार ना दिया होता, कर्ण दिया होता, तो हम ये लिखते लक लंब बटे कर्ण। आधार और कर्ण की बात हो रही होती तो हम लिखते अक, अक मतलब आधार और कर्ण, है ना। तो ये पेयर आपको याद होने चाहिए, लंब बटे आधार, और आधार हमें दिया है 60। अब 1060 का मान आपको याद होना चाहिए, तो इसकी जो सारणी होती है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो फिलहाल हम अभी लिख लेते हैं कि 1060 का मान कितना होता है। 1060 का मान होता है √3 बराबर लंब बटे 60। अब इस 60 का पक्षांतर करोगे तो 60 अभी भाग में है, यहाँ आके गुणा कराएगा, यानी 60 का √3 में गुणा करोगे तो 60 √3 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो मान याद होने चाहिए, उसके बाद आप इतना कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1060 का मान √3। वीरू 360 रुपए प्रति ग्रुस के हिसाब से केले खरीदता है। वह केले को लागत मूल्य पर 12.5% के लाभ पर बेचता है। तो पहले तो ये प्रति ग्रुस जो लिखा है वो क्या है? तो प्रति ग्रोस का मतलब होता है एक ग्रोस जो होता है, पर ग्रोस जो होता है वो होता है हमारा, क्या होता है? एक ग्रोस मतलब होता है 12 दर्जन। याद रखना है बात, एक दर्जन तो हम सभी जानते हैं, एक दर्जन में 12 नंग आते हैं। तो एक ग्रोस, पर ग्रोस GROSS कितने से बनता है? 12 दर्जन से। और एक दर्जन में, जब एक दर्जन में 12 नंग होते हैं तो 12 दर्जन में, एक दर्जन में आप जब लेने जाते हैं एक दर्जन केले तो 12 केले मिलते हैं कि नहीं? तो 12 दर्जन में कितने मिलेंगे आपको? 12 ही 12 144। यानी अगर ये शब्द लिखा है तो ये शब्द देखा गया कहाँ? आपके आपके आबकारी में। ये सारे क्वेश्चन आपके आबकारी के होने वाले हैं, एक्साइज कांस्टेबल के होने वाले आबकारी में। तो प्रति ग्रोस यानी पर ग्रोस का मतलब होता है 12 दर्जन, एक ग्रोस मतलब 12 दर्जन, एक दर्जन में 12
आइटम होते हैं, तो 12 दर्जन में 12 12 144, यानी टोटल बीरू के पास 144 केले हैं। बात समझ गए आप। अब 360 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और उसने कहा है 12.5% के लाभ पर बेचा है, तो 12.5%, 12.5%, इसकी भिन्न होती है 1/8, 1/8। तो 12.5% लिखो या 12 सही 1/2% लिखो। इसको आपको भिन्न में बदलना आना चाहिए और भिन्न इसकी याद भी होनी चाहिए। 12 दूनी 24 और 1 25, नीचे आ जाएगा 2। जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे आपको हमेशा 100 लिखना है। 25 एकम, 25 चौके 100, ऊपर 1 है नीचे 8 है। तो जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है, जब आप उसकी भिन्न बनाते हैं तो ये नीचे वाली संख्या कॉस्ट प्राइस होती है, यानी कि लागत मूल्य, क्रय मूल्य। 8 वस्तु का क्रय मूल्य है, 1 उसका लाभ है। अगर ये लाभ है तो ऊपर वाली संख्या लाभ होगी, और अगर ये हानि है तो ऊपर वाली संख्या हानि होगी। 8 वाली वस्तु 1 के लाभ पर बेचा है, मतलब कितने बेचा है? 9। पहले हमें सभी का विक्रय मूल्य निकाल लेना है। 360 वाली वस्तु है, 360 इसका क्रय मूल्य है। अपने हिसाब से क्रय मूल्य 8 है। हमें चाहिए है, क्या चाहिए है हमें? तो हमें चाहिए है इसका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है? 9। आप यहाँ पे 1 केले का क्रय मूल्य बना सकते थे, या आप चाहें तो बाद में बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अपना ये 8 से जाएगा, 8 चौके 32 हो गया यहाँ पे, और हो गया अपना ये 8 बच गया 4, 8 पंचे 40, 45 गुणा 9 कराएंगे, 9 5 45 की 5, 4 9 चौकी 36 और 4 40, 405 रुपए के उसने सारे केले बेच दिए हैं। तो कितने केले लाया था वो? प्रति ग्रोस के हिसाब से लाया था, प्रति ग्रोस के हिसाब से लाया था। ग्रोस का मतलब होता है 12 दर्जन, यानी 144 केले। तो हमसे तो 1 केले का विक्रय मूल्य पूछा है, तो आप चाहते तो शुरू में 1 केले का क्रय मूल्य बना सकते थे। मैंने नहीं बनाया, मैंने उतने ही केले लिए। यहाँ पे लिखूंगा मैं कि 144 केले ग्रोस के हिसाब से, पर ग्रोस मतलब 144 है ना। 144 केलों का जो विक्रय मूल्य निकल के आया है, वो निकल के आया है 405। तो 1 केले का मूल्य क्या है? तो 144 केले इतने रुपए के हैं। 1 की वैल्यू जब भी चाहिए होती है तो हम कराते थे भाग, 405 बटे 144, 9 से कट जाएगा अपना, ये 9 से जाएगा, 9 एकम 9, बच गया 5, 9 छम 9 चौके 36 हो गया यहाँ पे, और बच गया 4 45, 9 5 45, और 45 बटे यहाँ पे 16 हो गया, और 16 से आपको भाग करा देना है। 16 दूनी 32 हो गया, 13 बचा, रखा दशमलव, 130 हो गया, और 16 अट्ठे 128 हो गया, और 2.8 के लगभग हमारा आंसर है। 2.8, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में इतने से ही हमें आंसर मिल गया है ना। तो 16 45 बटे 16 करेंगे, 2.8 लगभग हमारा आंसर आ गया है। आगे करेंगे तो एक भी आ जाएगा, लेकिन करने की जरूरत है नहीं। तो 1 केले का विक्रय मूल्य है 2.8 है, ठीक है ना। चलिए, पंचभुज में कर्णों की संख्या क्या होती है? तो आपने बहुभुज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप सीख लो। तो बहुभुज मतलब जिसमें ज्यादा, बहु मतलब ज्यादा, तो भुजा मतलब आप जानते ही हैं। तो भुजाएं कितनी हैं? जितनी भुजाएं हैं उसके हिसाब से कर्ण, यानी उनके विकर्णों की संख्या आपसे पूछ सकता है। तो इसका फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला होता है n-3, और नीचे लिखना है 2। इस तरीके से आप किसी भी बहुभुज, यानी जो 3 भुजा, 2 भुजा से ज्यादा, बंद आकृति, तो पहली बंद आकृति 3 भुजा की होती है। 3 भुजा से ज्यादा बड़ी, ज्यादा भुजाओं की आकृति है, जैसे 4 भुजा की हो गई, 5 भुजा की, 6 8 10, कितनी भी भुजा हो, तो उन भुजाओं की वजह से अंदर विकर्ण बनते हैं, तो उन विकर्णों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इस n का मतलब भुजा से ही है। तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 5, यहाँ लिखना है 5। चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, या 5 भुजा की आकृति हो, 6 7 8, जितनी भी भुजा की, यहाँ भुजा लिखना है। n-3, n का मतलब है 5, 5 में 3 जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और नीचे है अपना 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या हमारा? 5, यानी कि कर्णों की संख्या, विकर्णों, कर्ण बोले या विकर्ण बोले एक ही बात है, कर्णों की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी? 5। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसे आपको याद कर लेना है। n-3 बटे 2, n का मतलब भुजा से होता है, कितनी भुजा है, तो कर्णों की संख्या आपसे पूछता है। कई बार कर्णों की संख्या बता देता है, भुजाओं की संख्या पूछ लेता है। तो इसी फार्मूला के सामने आप कर्ण की संख्या लिख देंगे, पक्षांतर वगैरह कर देंगे,
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे आज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये क्वेश्चन भी आपका आप लिख लेना, आपका का है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, एपटेक पैटर्न पर आधारित है। तो जुड़े रहिए बिल्कुल हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जितना हो सके तो अपनी क्लासेस को सपोर्ट भी कीजिए, है ना। और जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो उसका आंसर जरूर कमेंट में बताया करें और साथ में ये भी बताया करें कि आप कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे द्वारा जितने भी आपकी हेल्प हो पाएगी तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो चलिए फिर करते रहिए इसी लगन के साथ तैयारी और आने वाले समय में जरूर आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और अपने सपनों को आप साकार कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सभी को। जय श्री महाकाल।